पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। ये आरएसएस की जबान है। क्या अपने घर में नमाज पढ़ना, 12 लोग परिवार के अगर अपने घर पे नमाज अदा करते हैं तो ये अपराध कैसे हो सकता है? दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। अपने भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, प्रेम, एकता और मुल्क की प्रोग्रेस के लिए बात कीजिए। हम मानते हैं कि 99% मुसलमान राष्ट्रवादी है और वो वैसे बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो वहां का एमएलए राजा भी बोलता है कि हटा के देख लो भाई। बातचीत से कई कंफ्यूजन्स हटते हैं और जो लोगों के दिमाग में शक व शुबा है एक दूसरे के बारे में, उसको हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस या हिंदू कोई ग्रुप मुसलमानों की तरफ देखता है तो उनकी तरफ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये नेशनलिस्ट हैं कि नहीं। हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हर वो बात कहें जो आप कहना चाहते हैं। दिल्ली में आरएसएस और मुस्लिम नेताओं के बुद्धिजीवियों की बैठक हुई। एकता और समावेशन का संदेश गया। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ और रोक कर इस खबर पर आने से पहले मैं आपको बरेली ले चलता हूँ। वहाँ पर एक घर पे कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? घर पे नमाज पढ़ना शायद अब एक अपराध है। उन लोगों को पकड़ लिया गया, जेल हो गई। बरेली की बिथरी विधानसभा के विशारदगंज क्षेत्र में 12 लोग अपने घर पर नमाज अदा कर रहे थे, तो कोई शिकायत करता है और पुलिस उनको उठाकर ले जाती है, गिरफ्तार करती है। ये संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या अपने घर में नमाज पढ़ना, 12 लोग परिवार के अगर अपने घर पे नमाज अदा करते हैं तो ये अपराध कैसे हो सकता है? तो जो अभी आपने देखा ये एक हकीकत है, ये एक वास्तविकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। और इसी बीच आरएसएस और मुस्लिम नेताओं की बैठक हो रही है। एकता और समावेशन का संदेश देने की कोशिश है। अपने भाइयों से मेरी यही गुजारिश है, प्रेम, एकता और मुल्क की प्रोग्रेस के लिए बात कीजिए। आप अगर किसी को देखते हैं अपनी कम्युनिटी में जहर फैला रहे हैं, मगर मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कि जहर फैला रहे हैं इन द मुस्लिम कम्युनिटी, है जरूर, तो उनको रोकिए, टोकिए। ये हमारा फर्ज बनता है। ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे। मगर एक चीज और, देखिए, जब मैं फौज में था और सऊदी अरेबिया में मुझे फौज ने भेजा 3.5 साल, तो मेरे से कहते हैं कि हिंदी, मैंने कहा यस हिंदी, अन्ना हिंदी मुल्हक अस्करी सिफात हिंदी है, हम हिंदी हैं। भगवत जी मेरी बात मान गए थे जब उन्होंने कहा था आप सब हिंदू हैं। मैंने उनको समझाया, देखिए, हिंदू का मतलब अभी है एक मजहब। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप हमें हिंदुस्तानी मुसलमान कहें, भारतीय मुसलमान कहें, या सबसे अच्छा हिंदी। बिल्कुल, हिंदी जो है मजहब के साथ जुड़ी नहीं है। हिंदुस्तान के लोग अगर हिंदी कहलाएं सबको एक्सेप्टेबल है, मुझे भी। और मजहब मेरा कभी किसी ने नहीं पूछा। जी हाँ, देश के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में अब अक्सर तनाव, अविश्वास और ध्रुवीकरण की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। उसी बीच एक खबर ने सबका ध्यान खींचा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और मुस्लिम समाज के कुछ वरिष्ठ नेताओं व बुद्धिजीवियों के बीच एक सीधा संवाद हुआ।
हम मानते हैं कि 99% मुसलमान राष्ट्रवादी है, आप मेरी बात को सुन जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हमको। लेकिन हमने जो एक बात रखी, बहुत छोटी सी ट्रेसेबल माइनॉरिटी, वो ट्रेसेबल माइनॉरिटी होती है, लेकिन कैसे पूरे सिस्टम को पोल्यूट करती है, कैसे डैमेज करता है स्ट्रक्चर को। बस वो मैंने दो एग्जांपल इसलिए आपको दिए थे। आई वॉज नॉट ब्लेमिंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, लेकिन ये बात सच है कैसे पूरा डिस्कोर्स को बदल दिया जाता है। अल्लामा इकबाल कुछ सामान्य आदमी नहीं थे, और न अल्लामा इकबाल को हम लोग कोई प्रेज कर रहे हैं, रिजेक्ट कर नहीं, लेकिन धीरे धीरे कैसा माहौल बन गया था, बस इतना ही मेरा कहना था। कैसे डॉक्टर्स के मन को पॉल्यूट किया जाता है, कैसे। और आपने कहा कि आपके यहाँ सुदर्शन टीवी है, सुदर्शन टीवी के हम जिम्मेदार है कोई? हम चलाते हैं कोई सुदर्शन टीवी? हम नहीं चलाते, सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार करेगी भाई साहब, सरकार आरएसएस की नहीं है, ये बहुत बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक और नई बात आपने शुरू करी थी, देखो ऐसा है, प्लीज मैं तो 2-3 मिनट बोलूंगा, मेरी फ्लाइट है 2 बजे की। देखो ऐसा है, इस देश में यदि पूरे 140 करोड़ लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा तो रास्ता सुगम हो जाएगा। आज समय नहीं है डिबेट का, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं। अगर माइनॉरिटी को मेडिकल कॉलेज चलाने का अधिकार है तो मेजॉरिटी को क्यों नहीं? हम ये नहीं करेंगे माइनॉरिटी का अधिकार कम कर दीजिए, नहीं, नॉट इन द लिस्ट। लेकिन वो क्वेश्चन करता है हिंदू हमसे, ये अधिकार इनको दिया, हमको क्यों नहीं देते आप? ये क्वेश्चन है। इसके कारण से उनके मन में रिजेंटमेंट पैदा होता है। जो उन्होंने संकेत में कहा मेडिकल कॉलेज का, मैंने उसका संकेत में उत्तर दे दिया उनको। उन्होंने ये काम मेडिकल कॉलेज बंद करने को तैयार है, हम नहीं चलाएंगे ऐसा। दे डिसाइडेड टू क्लोज द मेडिकल कॉलेज, नहीं हम नहीं, अब है उनका, क्या करें इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा ट्रस्ट है इसके लिए तैयार नहीं, हम ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं चलाएंगे। तो दिस इज अ क्वेश्चन। फिर मैं बड़ी बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, वो शालीनता के साथ, नॉट फॉर डिबेट बट टू थिंक इट ओवर, कि देखिए अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो गहरी खाई जो वर्टिकल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, ये क्लास बैठा है, ए मिस्टर मोहम्मद आओ, सलीम आओ, इन 5 बच्चों का स्कॉलरशिप आया है। बच्चे पूछते इसका क्यों आया है, ये माइनॉरिटी में है, क्यों आया इसका, इससे गरीब तो हम बैठे हैं, हमारा स्कॉलरशिप क्या क्यों नहीं मिलता हमको? पूरी क्लास में डिवीजन हो जाता है। हम ये कहते हैं आप एक क्राइटेरिया तय करो, जिनके माँ बाप का आमदनी 20,000 से कम है सबको स्कॉलरशिप देंगे, दे दो सबको। इसलिए माइनॉरिटीज के नाम से आप मांगेंगे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कितनी लंबी गहरी खाई। हम कह रहे हैं हर गली को सड़क होनी चाहिए, माइनॉरिटी की कॉलोनी में बैंक होना चाहिए, माइनॉरिटी की कॉलोनी में हैंडपंप होना चाहिए, माइनॉरिटी की सड़क अच्छी होनी, क्या मतलब क्या है इस बात का? भाई घर सबको दे दो, सड़क सबको दे दो, जहां जरूरत है दे दो, वहां पर कौन मना करता है? पूछने भी नहीं आता। अब एक दिन जमीरुद्दीन साहब कह रहे थे, फिर मैं भी एक दिन पढ़ा, यूपी के अंदर जो मकानों का आवंटन हुआ वो मुस्लिम आबादी से दुगना हुआ। इस बातचीत का मूल संदेश था एकता, समावेशन और आपसी समझ। लेकिन सवाल ये है कि ये संवाद क्यों जरूरी था, इसमें क्या बात हुई और इसका देश की राजनीति व समाज पर क्या असर पड़ सकता है। और वो वैसे बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो वहां का एमएलए राजा भी बोलता है कि हटा के देख लो भाई, 15 मिनट क्या 1 मिनट के लिए हटा के देख लो। जैसे चर्चा आई, कुछ लोग मानो गजवाई हिंद की बात बोलते हैं, उन्हें लगता है भाई गजवाई हिंद हो गया तो कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा तो हमारा हल नहीं हो जाएगा, अरे भाई एकजुट रहो और इनको मत नड़पने दो। ऐसा सोचने वाले लोग भी रहते हैं। चर्चा हुई है, कोई एक घटना को राष्ट्रीय घटना नहीं मानता। घटना दिल्ली में हुई, मैंने कहा लाल किले पर एक घटना हो गई, अबे हम कहें कि सारे मुसलमान उससे जुड़े हुए, तो सोचना तो गलती हो जाएगी। मानो कहीं हिंदू समाज में एक घटना हो गई, उसके द्वारा हो गई,
तो सारा हिंदू समाज उससे जुड़ा हुआ है या संपूर्ण संघ जुड़ा हुआ है या जिसको संघ विचार परिवार कहते हैं वो जुड़ा हुआ है, ऐसा सोचेंगे तो दोनों तरफ ही न्याय नहीं होगा। आखिर ये भी समझिए कि ये बैठक अहम क्यों है। भारत एक विविधताओं वाला देश है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक पहचान, अविश्वास और राजनीतिक बयानबाजी ने समाज में दूरी बढ़ाई है। ऐसे माहौल में आरएसएस और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों का आमने सामने बैठकर बात करना अपने आप में असाधारण और अहम कदम माना जा सकता है। ये बैठक इसी सोच पर आधारित रही है। बातचीत से रिश्ते बनते हैं, एक दूसरे की समझ बढ़ती है, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा होती है, और जब हम सामने बैठ के बात करते हैं तो परसेप्शंस की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फैक्ट सामने आते हैं। आज आपने देखा जिस तरीके से जो हमारे 4-5 स्पीकर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से बढ़कर जिस ज़ुबान में चाहा, जिस उसलूब में चाहा, जिस तरह से उन्होंने फैक्ट्स को रखना चाहा, उन्होंने रखा। लेकिन जो आरएसएस की लीडरशिप आई थी, उन्होंने कितनी उससे अच्छे माहौल में उन तमाम चीज़ों को सुना, जबकि सिर्फ चार्जेस थे, सिर्फ शिकायतें थीं, सरकार के बारे में भी शिकायतें थीं, मोदी जी के बारे में भी शिकायतें थीं, सरसंचालक जी के बारे में भी शिकायतें थीं। लेकिन उसी संगठन के, उसी इदारे और उसी तंजीम के लोगों ने एक बहुत अच्छे माहौल में आपकी शिकायतों को सुना और आपसे ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम जो बातें सुनते हैं, इन बातों पर हमारे संगठन में भी विचार होता है, हम सरकार में भी जहाँ हमारे लिए गुंजाइश होती है, हम सरकार के सामने भी ऐसी बातें रखते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हमारे सामने आती हैं, हम उसकी कोशिश करते हैं। एक बात ये कही जाती है हर चीज़ के बारे में कि मोदी जी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते। भाई मोदी जी खाली हिंदुस्तान के मुसलमान के ठेका लेके थोड़ी बैठे हुए हैं। मोदी जी देश चला रहे हैं, राष्ट्र चला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब मोदी जी ने इलेक्शन 2024 का हुआ और उन्होंने उसमें सबका विश्वास जोड़ा उन्होंने, तो मुझे बताइए कितने मुसलमानों ने जो है उसको वेलकम किया। इधर आइए, कितने मुसलमानों ने वेलकम किया, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो नहीं जानता। तो कुछ अच्छे काम होते हैं तो कितने, जब मोदी जी को अवार्ड्स दिए, सऊदी अरब ने दिया, मालदीव ने दिया, आपके क्या कहते हैं इंडोनेशिया ने दिया, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज ने दिया, कितने लोगों ने उसको वेलकम किया। हर इंसान, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आरएसएस के चीफ हो, कोई भी शख्स हो, हर इंसान जो है अगर कुछ अच्छा करता है, उसके अच्छे करने की नीयत होती है। जिन लोगों के लिए अच्छा होता है उनके हवाले से उन लोगों की ये भी जिम्मेदारी बनती है, जिस जोश के साथ आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप क्रिटिसाइज़ से ज़्यादा कंडेम करते हैं, उसी जोश के साथ में जो काम अच्छे होते हैं, उन अच्छे कामों को आप अपनी ज़ुबान पे क्यों नहीं लाते। उम्मीद करते हैं कि ये ईमानदारी के साथ बैठक हो, इसका कोई राजनीतिक मतलब ना निकल रहा हो। जी हाँ, टकराव से नहीं, संवाद से समाधान निकलता है। बैठक में क्या चर्चा हुई? करीब कई घंटे चले इस संवाद में दोनों पक्षों ने खुलकर अपनी बात रखी। मुख्य तौर पर इन मुद्दों पर चर्चा हुई: समाज में बढ़ती गलतफहमियां, धार्मिक पहचान को लेकर बने डर और आशंकाएं, राष्ट्र निर्माण में सभी समुदाय की बराबर हिस्सेदारी, संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक समरसता। बातचीत से कई कन्फ्यूजन्स हटते हैं और जो लोगों के दिमाग में शक व शुबा है एक दूसरे के बारे में, उसको हटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी है, एक इंटेलेक्चुअल तबका है, एक पढ़ा लिखा हिंदुओं का तबका है जो सेकुलर है, एक ऐसा तबका है जो ठीक नहीं है, मुसलमानों में भी वैसा तबका है। इन सबको जोड़ना वक्त लगेगा। तो एक आपका सवाल कि कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये कब तक हो जाएगा, तो मेरे पास नजूम तो है नहीं। हमारी कोशिश है कि हम बातचीत करें, सब तबकों से बातचीत करें, सिखों से भी बात करें, क्रिश्चियन से भी बात करें, जूस से भी बात करें, ताकि एक बहबूदी का वातावरण, एक माहौल बने। दोनों पक्षों ने माना कि पूर्वाग्रह और अफवाहें समाज में तनाव की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। किसी तरह की सोच उभर कर सामने आई। इस संवाद से 3 अहम बातें निकल कर आईं। समावेशन की ज़रूरत, बैठक में इस बात पर जोर दिया गया भारत की ताकत उसकी समावेशी संस्कृति में है, ना कि बहिष्कार में। दूसरी जगह ये गलतफहमी हटानी आवश्यक है। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया, तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था।
इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे। तो पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। वी आर नॉट ए फेडरेशन ऑफ कम्युनिटीज और सोसाइटीज, वी आर वन पीपल, वी द पीपल। संवाद की कमी से बड़ा अविश्वास दोनों ही पक्षों ने स्वीकार किया कि लंबे समय तक बातचीत ना होने से गलत धारणाएं मजबूत होती चली गई हैं। आरएसएस या हिंदू कोई ग्रुप मुसलमानों की तरफ देखता है तो उनकी तरफ एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये नेशनलिस्ट हैं कि नहीं। मेरा ये सवाल है कि आपको कोई अधिकार नहीं मेरे नेशनलिज्म के बारे में पूछने के लिए। मैं उतना ही हिंदुस्तानी हूं जितने आप हैं। मैंने 45 साल इस सरकार की सेवा की है। मैं नहीं समझता कि किसी को अधिकार है जनरल साहब की राष्ट्रवाद पे प्रश्न चिन्ह करने की, जिन्होंने 40 साल सरकार की फौज में लगाए हैं, या कुरैशी साहब से जिन्होंने 40 साल सरकार की सेवा की, या आप में से किसी से कि राष्ट्रवाद पे आप मुझसे कोई हाथ उठा के बता दे कि आप राष्ट्रवादी नहीं है। इस समाज में कोई भी इस हॉल में बता दे कि आपने कभी कोई एंटी इंडियन बात सोची हो, या आपके मन में शंका हो कि आप हिंदुस्तानी या भारतीय नहीं हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब हमसे बात की जाती है तो एक प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या आप राष्ट्रवादी हैं। और दिस डायमेंशन हैज टू बी चेंज्ड इन दिस डायलॉग कि व्हेन यू टॉक टू माइनॉरिटीज we have the equal right, the equal intellectual right and the political right to be equal to you. डायलॉग तब बराबरी से होगा। इस वक्त डायलॉग जो है वो बहुत कमजोरी से है क्योंकि हम कमजोर हैं। We as a weak minority are talking to a very powerful majority which is actually giving this country a majoritarian look. मैं अभी 3 महीने अमेरिका में था। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भाई साहब लेक्चर करने के लिए जाता हूँ, और वहाँ एक बड़ी इंटरेस्ट, क्योंकि सब ये एकेडमिक से बातचीत होती है, और एक सवाल जो बार बार मेरे सामने आया कि भाई हिंदुस्तान में क्या बुरे हालात हो गए हैं। दिस इज द जेनेरिक कॉन्वर्सेशन। नेहरू जी की बड़ी आलोचना करती है सरकार, पर सब कहते हैं कि ये मुल्क वो तो नहीं था जो नेहरू ने कल्पना की थी। This is not the land. And the reply often, which I hear also from grown-up people, okay, this is not the India that we were born in. How do we make India that India? How do we revert that process? So the dialogue is a wonderful step. And just not with the RSS. We have to include other minorities. We have to include Hindus. जैसे रामलाल जी ने कहा, सब हिंदू तो RSS में नहीं है। RSS की शायद 40 लाख या 50 लाख लोग मेंबर हैं। शायद आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। यू आर पंचिंग अबव योर वेट बिकॉज यू कंट्रोल द गवर्नमेंट। बट हैविंग सेड दैट, हिंदुस्तान की वास्ट majority is secular by its DNA, in which is what Bhagavad जी always insinuates कि हिंदुस्तान की हस्ती से आप उसका डीएनए नहीं निकाल सकते, भले वो 1000 साल की इतिहास आप बार बार याद दिलाएं। और वो इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, मैं ये भी कहना चाहता हूं। और जब वो इतिहास आज के इतिहास की किताबों में गलत पढ़ाया जाएगा तो हमारी नौजवान नस्ल गलत पढ़ के और गलत तरीके से बढ़ेगी। वी हैव टू राइट द करेक्ट हिस्ट्री, एंड द हिस्ट्री इज दैट इफ टेम्पल्स वर ब्रोकन, इफ टेम्पल्स, हर एक कॉन्करिंग फौज ये ज्यादतियां करती है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया कल्चर भी आया है, एक नया लिटरेचर भी आया है, एक नया आर्किटेक्चर भी आया है, एक नई लैंग्वेज और पोइट्री भी आई है इस मुल्क में, और एक शराफत भी आई है। लेट्स नॉट फॉरगेट द लेगेसी of sheer decency that the Muslim community and the Muslim religion brings to India. And therefore, sir, मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना रंज हुआ, कितना शौक हुआ जब मैंने डोवल साहब की वो महान स्पीच सुनी।
आई कैनॉट इमेजिन कि जो आदमी सरकार में 48 साल से पुलिस महकमे में है वो ये कहे कि आपने तो मंदिर तोड़े, हम इतिहास नहीं भूल सकते और हम बदला लेंगे. इज दिस द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? आई एम अशेम्ड. सो बट वी आर हेल्पलेस इन दिस माहौल. और शिकायत सर मुसलमानों की केवल ये होती है कि सरकार से इसका विरोध कोई नहीं होता. अगर प्रॉब्लम है सर, हम कहते हैं कि मुसलमान समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, हम इस बात को इकबाल करते हैं. हम पढ़ाई से पिछड़े हुए हैं, हम सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं, हम आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं. लेकिन जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है और अपनी मेहनत से मुसलमान एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है. दिस इज अमेजिंग. Is it imaginable to be happening in India of today? So therefore, ये डायलॉग जब बढ़ेगा तो हमें दोनों तरफ की बातें करनी होंगी. और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को फिर अपने गिरबान में झांक के देखना होगा. इस्लाम में वो कोई इस्लामिक लीडर नहीं होता जो आज ये हमारे मौलाना बन के बैठ गए. They are supposed to only go to the mosque और मुअज्जिन अजान दे और उतना ही उसका काम है. वो मेरा इंटेलेक्चुअल लीडर नहीं है, वो मेरा धार्मिक लीडर नहीं है जिसको हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बना दिया है. हमें उसका विरोध करना है और हमें साथ देना है हिंदुस्तान के उस नौजवान का जो अलीगढ़ से पढ़ के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा है आज और वो सही बात करना सीख रहा है. लेकिन उसका हाथ पकड़ के चलना ये सर आपकी जिम्मेदारी है. और हर बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि छोटे भाई को संभाले, क्योंकि छोटा भाई मजलूम है, कमजोर है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है. बार बार आपको कहता हूं, घर नहीं मिलता वो घर, छोटी बातें हैं ऐसा. ठीक है, डिफेंस कॉलोनी में नहीं मिल रहा, जामिया नगर में मिल जाएगा. ठीक है, जामिया नगर में आपकी म्यूनिसिपैलिटी उसको कोई इमदाद नहीं देती, पानी नहीं पहुंचाती, वो भी बर्दाश्त है. लेकिन क्या बर्दाश्त नहीं है? बर्दाश्त वो नहीं है जब पुलिस एक तरफा एक्शन लेती है. ये 2019 के जब दंगे हुए थे तो मैं खुद वहां गया था, क्योंकि उससे चंद साल पहले ही मैं यहाँ दफ्तर में था. आगे भी बातचीत जारी रखने की सहमति. ये साफ कहा गया है कि ये कोई एक दिन की पहल नहीं है, बल्कि लगातार संवाद की प्रक्रिया होनी चाहिए. इसका राजनीतिक और सामाजिक मतलब क्या है, इसको भी समझ लीजिए. एक्सपर्ट मानते हैं कि ये पहल हिंदू मुस्लिम रिश्तों में भरोसा बहाल करने की दिशा में कदम है. समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच एक नया नैरेटिव गढ़ती है. ये दिखाती है कि बड़े मतभेद भी बातचीत से सुलझा सकते हैं. हालांकि आलोचक ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की बैठकों का ज़मीनी असर तभी दिखेगा जब संवाद सिर्फ मंच तक सीमित ना रहे. हम एज अ मुस्लिम कम्युनिटी हर वो बात कहें जो आप कहना चाहते हैं. एंड इकोइंग एवरी वर्ड that was uttered whether by Yaqub Bhai, Saeed Bhai, Najib Bhai and Naved Bhai. But कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर घट रहा है across the globe. Why we have become a question mark all through the world. This is a question which needs to be examined by us also. कमियां यहाँ है, इनकार नहीं है. इख्तिलाफ इनसे है, इनकार नहीं है. बहुत सी शिकायतें हैं, इनकार नहीं है. बहुत सी जगहों पर तकलीफ पहुंचती है, इनकार नहीं है. आरएसएस और मुस्लिम नेताओं के बीच हुआ ये संवाद इस बात को याद दिलाता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार बातचीत है, बहस नहीं. आज जब समाज दो हिस्सों में बटा दिखता है तब ऐसी पहलें ये संकेत देती हैं एकता और समझ का रास्ता अब भी खुला है. जी हाँ, तो ये बातें सही हैं, लेकिन ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल साहब जो कहते हैं, तो इन बातों को कितना यकीन किया जाए, कितना भरोसा किया जाए, ये बहुत मुश्किल लगता है. नमस्कार.